हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटेक्स्ट ऑफ 1990s। कंटेक्स्ट ऑफ 1990s इन व्हाट कंटेक्स्ट? तो इन कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नहीं समझ आया तो अभी समझाता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी थीम बताई चैप्टर की कि आखिरकार हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर कहां से कैसे जोड़ना है आपको, वो सारी चीज समझा दी थी। अब देखिए, चैप्टर का नाम बदला है, मतलब अब ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट हो गया। ठीक, पहले क्या था? रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स था। बाकी एसेंस तो वही है ना कि क्या हो रहा था ऐसा पिछले 2-3 दशकों में, क्या होता आ रहा है जो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया शेप दे रहा है, फिर इंडियन पॉलिटिक्स की गाड़ी जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, इस चीज को इस टॉपिक में बताया गया और हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। समझ में आई मेरी बात यहां तक? अब देखिए, तो अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अब अगर हम बात करते हैं कंटेक्स्ट ऑफ 1990s की, तो 1990 वाला जो दशक रहा ना, तो इसको थोड़ा और पीछे ले जाके देखो। पीछे ले जाके देखो इन द सेंस कि 1980s, लेट 1980s जो है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा था, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो कुल मिला के आपको ब्रॉडली जो बड़े बड़े फैक्टर्स थे पूरे 1990s में जिसने कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया, वो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि टेलीग्राम चैनल जो है इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल जो है, तो यहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, कब कौन से क्लासेस आने वाले, कब कौन सा सेशन है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए कि यहां पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। नोट्स जो है इस पूरे चैप्टर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स के साथ साथ क्या है कि जो भी दूसरे और भी फीचर्स हैं, जैसे स्पेशल क्लासेस होती है, ठीक है, क्विज होता है, लीडर बोर्ड पे आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं, ये सारे फीचर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। सो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। अब देखिए क्या है कहानी। विद द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ठीक है, राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। क्या हो रहा है कि अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा और पीछे जाके 1980s वाले टाइम पीरियड को अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है 1984 में। अब 1984 के बाद में प्राइम मिनिस्टरशिप की जो पोजीशन है इंदिरा गांधी के जाने के बाद में, वो कौन संभालते हैं? राजीव गांधी संभालते हैं। अब राजीव गांधी ने क्या करा है, यहाँ पे कमांड संभाली है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की कमांड संभाली है, तो इसी बीच में क्या हो रहा है, एज द डिकेड ऑफ 80s came to a close, the country witnessed 5 developments that were to mark a long lasting impact on our politics। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल शिफ्ट जो है ना, सिर्फ ऐसे मत देखो कि एक लीडर चले गए दूसरे लीडर आ गए। अल्टीमेटली कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट अपने लीडर से जानी जाती है। ठीक है, तो यहां पे लीडर का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। विदाउट द लीडर थिंग्स आर नथिंग। ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहा था, उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई, ऐसा नहीं कि राजीव गांधी वाज नॉट कैपेबल। बाकी इंदिरा गांधी जो थे, तो इंदिरा गांधी के पास में एक अलग तरह का स्टैचर था, एक अलग तरह की पावर थी, एक अलग तरह का कह सकते हैं गवर्नेंस का तरिका था। अब जब लीडर चेंज होते हैं तो सारी पॉलिसीज वगैरह चेंज होती है, लोगों का पॉलिटिकल टेस्ट चेंज होता है, लोगों का आउटलुक बदलता है। फाइन, अब इस ट्रांजिशन में जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे ये 80s का डीके खत्म हो रहा था और साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा था कि 5 ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स थे जो कहीं ना कहीं क्या करने वाले थे, एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ने वाले थे हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको नंबर्स में उलझाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक स्टोरी लाइन बताता हूं। देखो स्टोरी लाइन कैसे बताता हूं कि आपने पिछले चैप्टर्स जो थे, ठीक है, तो रिकैप अगर हम करें तो रिकैप में आपको ये चीजें ध्यान रखना होगी कि पिछले चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। 1947 से अगर आप चलोगे ना, तो 1947 से 1980 तक का मैंने आपको डेवलपमेंट बताया। इसमें क्या है, कांग्रेस का डोमिनेंस देखा आपने, ठीक है, कांग्रेस का डोमिनेंस देखा। इसी टाइम पीरियड में आपने क्या देखा, कांग्रेस के डोमिनेंस के साथ साथ आपने ये भी देखा कि इनस्टेबिलिटी आती है। फाइन, ये कैसा चल रहा है रंग बिरंगा, ठीक है, इनस्टेबिलिटी आती है। इस इनस्टेबिलिटी के टाइम पीरियड में आप क्या देखेंगे, फिर एक तरह से रिस्टोरेशन भी होता है इंदिरा गांधी का। ठीक है, इंदिरा गांधी रिस्टोर करती है पार्टी को। फिर जनता पार्टी जो है, तो जनता पार्टी, ठीक है, जनता पार्टी जो है, तो जनता पार्टी भी पावर में आती है। ठीक है, वापिस लेकिन 1980 आते आते 1980 का जो इलेक्शन होता है, तो उसमें इंदिरा गांधी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है कम बैक करती है। ठीक है, एक कम बैक करती है। समझ में आ गया? इतना सब कुछ आपने भी आगे इस बुक में पढ़ लिया है। ठीक है, जो 2 चैप्टर एलिमिनेट किए तो स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं थे तो अच्छा था, लेकिन जो पिछला चैप्टर था रीजनल एस्पिरेशन वाला, जो आपने अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड। तो उस रीजनल एस्पिरेशन में यही होता है कि 1980 से हम दूसरे पड़पंज में पड़ गए थे। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे 1980 से क्या बहुत सारी रीजनल एस्पिरेशंस, जैसे आप श्रीलंका वाला एक इशू हो रहा था वो पूरा, ठीक है, पंजाब में दिक्कतें जा रही थी और पंजाब में जो कह सकते हैं खालिस्तान मूवमेंट वगैरह चला, तो उसका ही मतलब आप क्या देखेंगे फॉलो अप इवेंट्स में इंदिरा गांधी
की डेथ हो जाती, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स उन्हें क्या कर देते, गोली मार देते, ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहा था। तो 1980 से 1984 तक जैसे आप देखोगे तो क्या था, इंदिरा गांधी रही, ठीक, इंदिरा गांधी रही। अब इंदिरा गांधी के जाने के बाद में पावर कौन संभालते, राजीव गांधी। तो आप यहां देखो 1984 से 1989, ठीक है, 1989 यहां तक कांग्रेस रहती है। तो 1989 में जो कांग्रेस हारती है ना, तो लोगों का ये ऑब्जेक्टिव, एक नजरिया बन जाता है कि ये यहां पे पूरी तरह से अब क्या हो गया, खत्म हो गया है कांग्रेस सिस्टम जो है। तो कांग्रेस सिस्टम को फुल स्टॉप जो है वो लग जाता है कब, 1989 में, ठीक है, कांग्रेस सिस्टम को फुल स्टॉप 1989 में लगता है। तो आप यहां पे ये राजीव गांधी का टाइम पीरियड देख सकते हैं। राजीव गांधी के टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पीरियड के बाद में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे नए नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कोलिजन पॉलिटिक्स जो है वो राइज पे आती है। ऐसे तो कोलिजन पॉलिटिक्स जनता गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में भी थी, लेकिन वहां पे क्या है, कंसेंसस से बनी थी। और 1989 के बाद में जो कोलिजन पॉलिटिक्स चालू होगी ना, वो आउट ऑफ नीड निकल के आएगी। सारी चीजें हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करते चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब देखो क्या ऐसे 5 इवेंट्स थे, ठीक है, ये जो 5 इवेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, यही 5 इवेंट्स ब्रॉडली क्या करेंगे, यही 5 इवेंट्स पूरे के पूरे चैप्टर को दर्शाएंगे। तो व्हाट वर दी 5 डेवलपमेंट्स, तो पहला देखो क्या है, क्वेश्चन बनता है यहां पे डायरेक्ट, व्हाट वर दी 5 डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस सिंस लेट 1980s व्हिच शेप्ड दी इंडियन पॉलिटिक्स व्हिच हैड दी लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। तो क्या ऐसे 5 डेवलपमेंट हो रहे थे, पहला ये था द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1989। 1989 में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। 1989 में कांग्रेस पार्टी क्यों हारती है, देखो तो 1989 में क्या होता है, 1989 से पहले जो 1984 का इलेक्शन होता है ना, 1984 के इलेक्शन में 415 सीट्स लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर था। और इसके पीछे सेंटिमेंट्स थे, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था, तो उसके चलते भारत की जनता ने क्या है, एकदम उमड़ के वोट दिया था। पूरे इंडिया में आपको कांग्रेस देखने को मिलेगी, सिर्फ आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी जो है उसको छोड़ के। इनफैक्ट एक रीजनल पार्टी जो थी तेलुगु देशम पार्टी, उस समय एनटी रामाराव, आई गेस उनका नाम वही है ना लीडर का। तो तेलुगु देशम पार्टी जो है, तेलुगु देशम पार्टी एक रीजनल पार्टी, नेशनल अपोजिशन पार्टी बन गई थी। सबसे ज्यादा जो 415 कांग्रेस को मिली, इसके बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट सीट थी ना, मतलब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, वो 30 पार्टी वाली, मतलब 30 सीट वाली पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी। तो इस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ में क्या राजीव गांधी जो है पावर में आते हैं। राजीव गांधी के पास इतनी पावर थी, जितनी पावर, जैसे अगर आप देखोगे इतनी पावर से, इतनी सीट से वो सब कुछ कर सकते थे, ठीक है। और उन्होंने मतलब फोकस भी किया। तो जैसे आप नॉर्थ, पिछले चैप्टर में रीजनल एस्पिरेशन अगर आपने पढ़ा है तो आप उसमें समझोगे कि उन्होंने क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, पंजाब में इश्यूज को रिजॉल्व करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये क्या था, देखो यहां पे जो बताया जा रहा है कि 1990s में आते आते देखो 10 साल में कितनी चीजें बदल जाती है। तो कंटेक्स्ट ऑफ 1990 से आपको समझना है कि जो कांग्रेस पार्टी 415 लोकसभा सीट्स के साथ 1984 के इलेक्शन में प्रचंड बहुमत के साथ दिख रही थी, वो 89 के इलेक्शन आते आते क्या 197 पे रह गई थी बस, ठीक है। इसमें बहुत सारे कारण हुए, तमिलनाडु वाला एक इशू रहा, ठीक है, तमिलनाडु वाले इशू के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे ट्रिपल तलाक, वो जो शाहबानो केस है, अभी आगे पढ़ेंगे, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स रहे थे। तो और कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज जो है वो इमर्ज हो रही थी। तो 1989 के इलेक्शन आते आते क्या है, 197 सीट्स रह गई। 1989 के इलेक्शन आते आते 197 सीट्स रह गई। और एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ऐसा नहीं है कांग्रेस इसके बाद पावर में नहीं आई है, क्यों, क्योंकि 1989 में गिर जरूर गई कांग्रेस, गिरने के बाद में 1991 के इलेक्शन में फिर खड़ी होती है, क्लियर मेजोरिटी नहीं रहती है, पीवी नरसिम्हा राव जैसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो आ जाती है वापस पावर में। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट जो है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम था 1989 में। 1989 में कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया। क्यों ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट्स, देखो तो द कांग्रेस रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्टी एंड रूल्ड द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इवन इन दिस पीरियड सिंस 89, ठीक है। तो 1989 के बाद भी आप देखोगे तो कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट इसके साथ चिपक के, उसके साथ चिपक के सरकार चलाती है। लेकिन फिर आप जैसे देखोगे तो यूपीए का टाइम आता तो 2004 से 2014 तक फिर पावर में रहती है। तो कांग्रेस गई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, but it lost its kind of centrality in earlier enjoyed in the party system। तो इंडियन पार्टी सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिक्स में जो सेंट्रलिटी कांग्रेस एंजॉय करती थी ना, कांग्रेस ने वो सेंट्रलिटी खो दी 89 के बाद में। 89 के चुनाव के परिणाम जो थे अपने आप में क्या थे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे। समझ में आया। तो एक जो डेवलपमेंट था जो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब आप ये शिफ्ट देखो ना कि कांग्रेस, देखो आप बोलोगे सर कितनी बार तो कांग्रेस सिस्टम का शिफ्ट दिखाया आपने, एक बार बोलते हो 1977 में जनता पार्टी जब पावर में आई थी तब क्या है, तब एक अलग लहर थी, लेकिन फिर क्या है, मतलब वो ऐसा होता ना, तब कंपटीशन था। और वो कंपटीशन में एक समय पे ऐसा होता जब आप बॉक्सिंग खेलते हो तो आपको 2 मुक्के पड़ते हो तो एक मारते भी हो आप, तो वैसे ही कांग्रेस को वहां पे कंपटीशन मिला था। लेकिन बाउंस बैक हुई थी 1980 के इलेक्शन में, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में कांग्रेस ने रूल किया, और 84 में वो बाउंस बैक और भयंकर हो गया था, 84 का इलेक्शन जो रहा,
ठीक है। लेकिन 89 में जिस तरह से कांग्रेस हारती तो उसके बाद में पॉलिटिकल एक्सपर्ट से कहते हैं दिस इज कंसिडर्ड एज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। तो एक ये डेवलपमेंट था कि अब जब कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया, तो मैंने आपको हमेशा से क्या बताया कि पावर इज लाइक सीसॉ, एक नीचे जाएगा तो दूसरा अपने आप ऊपर आएगा, ठीक है, एक नीचे जाएगा तो दूसरा अपने आप ऊपर जाएगा। जब कांग्रेस सिस्टम खत्म हो रहा था तो कौन सा सिस्टम आ रहा था, ठीक है, गेस करो, कोलिजन सिस्टम आएगा। पता है, जब कोई एक छतरी नहीं रहेगी तो सब अपने अपने छाते लेके दौड़ लगाएंगे, ठीक है। ये देखो, फिर उसके बाद में क्या है, दूसरा जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रहा था उस 1990s में, कंटेक्स्ट ऑफ 1990s पढ़ अच्छे से समझना। तो दूसरा क्या था, द राइज ऑफ मंडल इशू, मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में मंडल इशू का राइज होना। मंडल इशू क्या है, ठीक है, इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है, जब आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट से साथ बैठोगे बातचीत करोगे तो 1990 का दशक मंडल कमंडल का था। मंडल कमंडल मतलब क्या है, मंडल मतलब कि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मंडल कमीशन जो था उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, उसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूम रही है, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस जो है उन्हें फोरफ्रंट में लाने का प्रयास किया जा रहा था, मंडल। और कमंडल की जब बात की जाती है तो कमंडल मतलब क्या है कि इस समय पे रिलीजियस ऑब्जेक्टिव से भी चीजों को बहुत ट्विस्ट एंड टर्न किया जा रहा था। रिलीजियस ऑब्जेक्टिव से कैसे, तो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स में आप ध्यान रखना, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स में फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि जैसे आप देखेंगे राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया गया था, ठीक है। तो मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स चलिए पूरे 1990s में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, तो दी न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990s, ये क्या है, न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990s। तो 1989 में कांग्रेस हार जाती है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ठीक है। 89 के चुनाव में कांग्रेस हार जाती है, 1989। अब कांग्रेस हारती तो कौन पावर में आता है, तो एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट क्या थी, गठबंधन की सरकार थी। तो अब कांग्रेस को बाहर रखने के लिए ये जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है ना 1990 में, 1990 इन द सेंस क्या है कि 1989 के चुनाव में, तो इस नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट और 1.5 साल ही चलती है। अब यहां से बस ऐसा है कि 1.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर है, वीपी सिंह रहते हैं कुछ 300-350 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर, वीपी सिंह जाते हैं, फिर चंद्रशेखर आते हैं, वो और कम दिनों के लिए रहते हैं, फिर वापस से कांग्रेस पावर में आ जाती है। तो इस तरह से क्या है, जोड़ बिजोड़ चलता रहता है सब कुछ, ठीक। तो यहां जैसे आप देखेंगे तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो है 1990 में पावर में जो आती है, तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो है, देखो राजीव गांधी हारे, राजीव गांधी के हारने के बाद में क्या, वीपी सिंह पावर में आए। वीपी सिंह जब पावर में आए तो वीपी सिंह जो थे, वीपी सिंह ने प्रॉमिस किया टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या है क्या नहीं है चैप्टर में सब्सिक्वेंटली पढ़ोगे, वैसे 9th क्लास में आप पढ़ के आए हुए, ध्यान है कुछ, 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि 27% रिजर्वेशन देने की बात करी, किसको, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो वो जो बात की गई ना, ठीक है, मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन रहा दैट जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसने क्या कर दिया, इसने पूरे देश को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थी वो खुश थी कि उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है अपलिफ्टमेंट के लिए, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में नहीं थे, मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब रिजर्वेशन दे दोगे तो जनरल कहां जाएंगे, ठीक है। और इसी के चलते क्या देखोगे आप, पूरे देश में वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट अलग अलग जगह देखने को मिलने लगे, ठीक है। और ये जो पूरा इशू रहा, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो रहा, रिजर्वेशन को एक मुद्दा बना लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने, लीडर्स ने, रीजनल पार्टीज इमर्ज होने लगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स इमर्ज होने लगे, वो पूरा का पूरा मंडल इशू था। तो 1990s में ऐसा नहीं होता है कि कितनी परेशानियां चल रही हैं देश में एक साथ, तो एक तो पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, दूसरा मंडल इशू जो है ये हाईलाइट हो रहा था देश में उस समय, ठीक है। बीपी मंडल जो थे तो वो बीपी मंडल ने उस कमीशन को लीड किया था, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में हम, और ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में तीसरी चीज क्या थी, तीसरा जो एक और डेवलपमेंट हो रहा था वो ये था द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अगेन शेप्ड द इंडियन पॉलिटिक्स। न्यू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या थे, तो 1991 को अगर आप ध्यान करोगे, देखो इस चीज की बात जो है ना, इस चीज की बात राजीव गांधी ने स्टार्ट कर दी थी कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर देना चाहिए, हमें लिबरलाइज हो जाना चाहिए, हमें वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करना चाहिए, कंपीट करना चाहिए। जो अभी तक हमने हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करके रखा था, कंजर्वेटिव या फिर प्रोटेक्शनिज्म वाली जो पॉलिसीज को अडॉप्ट करके, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है ना, तो प्रोटेक्शनिज्म वाली जो पॉलिसीज को चलाते हुए हमने हमारी क्या करके रखा था, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करके रखा था। तो अब समय आ गया था, ऐसा लग रहा था कि अब क्या कर देना चाहिए, वो प्रोटेक्शनिज्म से दूर जाके एक ओपन कंपटीशन में छोड़ देना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। तो ये जो इनिशिएशन हुआ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का, एसएपीस का, ठीक है। तो और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने लिबरलाइज करना, ग्लोबलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया था ना, तो दीज वर स्टार्टेड बाय राजीव गांधी। दीज चेंजेस फर्स्ट बिकेम वेरी विजिबल, ठीक है, इन 1991 एंड रेडिकली चेंज द डायरेक्शन दैट द इंडियन इकोनॉमी हैड परसुएडेड सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम से बड़े कंजर्वेटिव टाइप थे, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे, ओपन कंपटीशन छोड़ते नहीं थे, स्टेट का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, लेकिन हम धीरे धीरे क्या कर रहे थे, मार्केट की तरफ जा रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दिखती बात है, आप बोल रहे हो कि सर ये पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी,
रिलीजन, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, सब एक साथ बुने हुए हैं आपस में। तो एक भी चीज में अगर आप चेंज करोगे तो दूसरी चीज में उसका इंपैक्ट फील होगा, क्योंकि जब धागे आपस में फंसे हुए रहते हैं तो एक धागा भी खिंचता है तो पूरे कपड़े की शोभा बिगड़ती है, ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। तो दीज पॉलिसीज हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब क्या हो रहा है, जैसे जब जो पावर में रहता है ना, तो पावर में जो रहेगा, जो वो निर्णय लेगा, तो उसके अगेंस्ट में जितने लोग बैठे हैं सारे आवाज उठाएंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, जब बीजेपी पावर में नहीं थी तो उसने जीएसटी को अपोज किया, अब बीजेपी पावर में आ गई तो उसने जीएसटी ले आई, ठीक है, तो वो तो ट्रेंड है, पॉलिटिकल ट्रेंड है। तो वैसे क्या है, वैसे आपको समझना होगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्या है कि 1991 में नरसिम्हा राव जो है, उनकी जो गवर्नमेंट थी, जब फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने क्या किया, लिबरलाइज किया, ओपन अप किया इकोनॉमी को। तो जितने भी लोग अपोजिशन में बैठे थे, इंक्लूडिंग बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट, सबने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेफ्ट फ्रंट का अपना कहना था। अब देखो, कनेक्ट करो, अगर आप यहां कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो पढ़ना बंद कर दो। कैसे, आपने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा है ना कि ग्लोबलाइजेशन का जो रेजिस्टेंस है, वो ग्लोबलाइजेशन का रेजिस्टेंस लेफ्टिस्ट पार्टीज भी करती है, राइटिस्ट पार्टीज भी करती है। लेफ्टिस्ट पार्टीज को ये लगता है कि मार्केट के भरोसे सब छोड़ दोगे तो स्टेट की कैपेसिटी कम हो जाएगी। कनेक्ट करा, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है कि जब ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, ये एक तरह का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हो रहा था तो दिस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड वाइडली बाय वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो लेफ्ट वाले अपने तरीके से पेल रहे थे, ठीक है, राइट वाले जो अपने तरीके से क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था। लेकिन यहां पे हिपोक्रेसी की सीमा देखो, क्या कि बट वेरियस गवर्नमेंट्स दैट came to power in this period have continued to follow these, ठीक है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट बाद में आते चली गई, 1991 में जैसे कोलिजन गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उसने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अगर बीजेपी का भी कोलिजन गवर्नमेंट आएगा तो उसने भी क्या है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो थे, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था, उसे बंद नहीं किया, चलने दो, ठीक है। तो ये हिपोक्रेसी है कि जब पावर में रहेंगे तो उस चीज को सपोर्ट करेंगे, जब पावर में नहीं रहेंगे तो उस चीज को अपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिशन करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, दे वर आल्सो इन्फ्लुएंसिंग, दे वर आल्सो शेपिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये जैसे डायग्राम में बताया गया है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन, आर के लक्ष्मण का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव जो न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक के ऑर्डर वगैरह बताए गए हैं। उस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है बता रहे कि किस तरह से ये प्रॉस्पेरिटी, वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी, तो बता रहे हैं कि हाँ रिस्की है, डिफिकल्ट है, बट यस, बट वंस वी रीच देयर ऑल आवर वरीज वुड बी ओवर, थिंक ऑफ दैट। बोलते कि एक बार हम बस पहुंच जाए वहां पे, हमारी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, चले चलो, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पे दर्शाई जा रही है। समझ में आया? वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी वाली चीज है। अब अगला देखो क्या है, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, चौथा फैक्टर, चौथा डेवलपमेंट जो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था, वो चौथा डेवलपमेंट क्या था, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को 1990s में शेप करता है, ठीक है। वैसे रिलीजन का पॉलिटिसाइज होना भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। कम्युनल हार्मनी जो थी, उसको कम्युनल हार्मनी को क्या कर दिया गया, डिसरप्ट कर दिया गया है। और इसके पहले क्या, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता, तो जैसे सिख रॉइट्स जो हुए थे, तो अब वो एक कारण अलग था कि वहां पे पॉलिटिकली कह सकते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल था। पॉलिटिकल एंगल यहां भी है, लेकिन यहां पे क्या है, आपको क्रूड लेवल पे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसे और डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद में क्या है, अ नंबर ऑफ इवेंट्स कल्मिनेटेड इन द डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर एट अयोध्या नोन एज बाबरी मस्जिद इन दिसंबर 1992, ठीक है। तो बता रहा हूं कि इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी। आप इकोनॉमी को भी लिबरलाइज कर रहे हो, लोग वहां उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग भूल जाते हैं कभी हम किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई रिजर्वेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई जो है झंडा उठा के चल रहा था क्या रिलीजियस ग्राउंड्स पे। तो इस तरह से क्या है, बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया कब, दिसंबर 1992 में, तो दिस इवेंट सिंबलाइज्ड एंड ट्रिगर्ड various changes in politics of our country and intensified debates about the nature of Indian nationalism and secularism, ठीक है। तो इंडियन नेशनलिज्म को क्या सिर्फ रिलीजन से जोड़ा जाए, सेक्युलरिज्म की मतलब कह सकते हैं क्या पोजीशन रह गई, ये बचाए नहीं बचाए। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे मूवमेंट्स जो थे, तो इस समय पे मतलब ये जो रिलीजियस मूवमेंट जो थे, ये जो इवेंट्स हो रहे थे, इन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया, इंडियन पॉलिटिक्स को अगेन शेप दिया। फाइन, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पे फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज होती है। तो दीज डेवलपमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बीजेपी एंड पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। अब पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व को आप हिंदुइज्म से मत जोड़ना, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। जब सब्सिक्वेंटली इन डिटेल एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, जैसे कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी वाला टॉपिक, तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्या ब्रॉड डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो ब्रॉड डेवलपमेंट्स में आपने देखा एक पॉलिटिकल चेंज जो आपको देखने को मिलता है, एक वो ब्रॉड डेवलपमेंट था, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल चेंज वाला पॉइंट यहाँ पे है भी। वैसे डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हो गया, उस टाइम पे इस तरह के कार्टून्स वगैरह इमर्ज होने लगे थे,
ताकि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो एक बार चलो रिकॉल कर लो 5वें पॉइंट पे जाने से पहले क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि कांग्रेस पार्टी का हारना अपने आप में क्या एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है उसको क्रिएट कर देता है। कांग्रेस सिस्टम खत्म होता है तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है, अगली चीज मंडलाइजेशन जो हो रहा था, ठीक है, मंडल इशू इमर्ज हुआ रिजर्वेशन का। तीसरा फैक्टर क्या था कि कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे। चौथा फैक्टर क्या था, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, मतलब रिलीजियस लाइन पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा था। ठीक है, पॉलिटिक्स में रिलीजन को इंक्लूड कर लिया गया था। अगला क्या है पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट ये है, विद द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड चेंज इन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब देखो क्या है, मान लिया कांग्रेस सिस्टम यूं ही खत्म नहीं हो गया 89 से। मैं आपको एक बार फिर नंबर्स के साथ लेके चलता हूं थोड़ा सा, तो नंबर से आपको क्या रहेगा, टाइमलाइन समझ में आ रही होगी। 1984 में राजीव गांधी पावर में आए। राजीव गांधी पावर में आने के बाद में क्या 1989 तक पावर में रहते हैं। 1989 के जो चुनाव होते हैं तो उसमें राजीव गांधी हार जाते हैं। राजीव गांधी क्यों हार जाते हैं, क्योंकि जो अपोनेंट में नेशनल फ्रंट बना था ना, ये जो नेशनल फ्रंट बना था, इस नेशनल फ्रंट को कौन लीड कर रहा था, नेशनल फ्रंट को लीड कर रहे थे, ठीक है, नेशनल फ्रंट को लीड कर रहे थे वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह लीड कर रहे थे और वीपी सिंह ने एक मुद्दा उठाया, क्या कि रिजर्वेशन, वही मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। ठीक है, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। अब ये रिजर्वेशन का मुद्दा उठाने से उन्हें जीत तो मिल गई, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी। मतलब ना कांग्रेस के पास क्लियर मेजोरिटी, ना बीजेपी के पास, ना लेफ्ट फ्रंट के पास। तो होता क्या है, क्योंकि कांग्रेस को बाहर रखना था पॉलिटिकल रेस से, तो इसके लिए बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट जो दोनों की खुद अलग अलग है एकदम, वो दोनों मिलकर सपोर्ट दे देती है वीपी सिंह को कि बनाओ सरकार। लेकिन जब क्या होता है, वीपी सिंह की सरकार में मतलब एक तरह से जैसे जो रथ यात्रा हो रही थी, ये बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ एक इशू है, तो उसे जब रोका जाता तो बीजेपी अपना सपोर्ट हटा लेती। बीजेपी अपना सपोर्ट हटाती है तो सरकार गिर जाती धड़ाम से। ठीक है, सरकार गिर जाती वीपी सिंह की सरकार गिरती है। तो अब क्या होता है, उसी लेफ्ट फ्रंट से, मतलब उसी नेशनल फ्रंट से एक लीडर बाहर निकल के आते हैं। ठीक, ये जनता दल थी, तो जनता दल से बाहर निकल के एक लीडर कौन आते हैं, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर जो है, तो चंद्रशेखर बाहर निकल के आते हैं। और इस बार चंद्रशेखर को सपोर्ट कौन दे देता है, जैसे पहले कांग्रेस को बाहर रखने का प्रयास किया था ना, तो अब चंद्रशेखर को सपोर्ट दे देती है कांग्रेस। तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए क्या एक और सरकार बनती है चंद्रशेखर की। लेकिन ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलती है, मुश्किल से 6-7 महीने, और ये सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस अपना सपोर्ट हटा लेती है यहाँ पे। अब कांग्रेस ये बजट ही नहीं पेश कर पाए थे। ये सरकार जब गिरती चंद्रशेखर की, ठीक है, ये सरकार कब गिनती है, 1990 में। फिर 1990 से 1991 तक, 1990 से 1991 तक कुछ महीनों के लिए चंद्रशेखर की सरकार चलती है, ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। और फिर क्या होता है, इनकी कांग्रेस इनसे भी सपोर्ट हटा लेती है। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटाया कि सरकार गिरी। आपको तो वो मेजोरिटी फिगर चाहिए रहता है ना, 271 प्लस आज के समय में। ठीक है, तो ये फिगर जिसके पास नहीं है उसकी सरकार धड़ाम से गिरी। तो फिर क्या होता है, 1991 में जो इलेक्शन 1989 में हुए थे, अब क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी नहीं थी क्लियर, तो जब फुल टर्म कंप्लीट नहीं होता है, तो उस फुल टर्म को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं देश में, उन इलेक्शंस को क्या कहा जाता है, मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, तो वो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं 1991 में। और अगेन यहां पे फिर किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। तो इस तरह से जब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो इसमें आपको एक चीज एनालाइज करना है कि रीजनल पार्टीज जो है ना वो राइज करती है। अब फिगर तो यही अचीव करना है 271 प्लस, कैसे करोगे, तो मान लीजिए कि क्या है 1991 के इलेक्शन में, हाँ एक चीज और जो यहां पे पॉइंट बताना है वो तो भूल गया, कि असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड चेंज इन द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो अब इस तरह से जब क्या हो रहा था कि 1991 के चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो तब राजीव गांधी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है तमिलनाडु में। सुसाइड बॉम्बर जो उनके गले में क्या कर देता है, बॉम्ब डाल देता है। तो राजीव गांधी की डेथ के बाद में अब एक चैलेंज ये आ गया कि सरकारें तो बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन जो प्रबल दावेदार थी, जैसे कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस प्रबल दावेदार थी अब कांग्रेस में, लेकिन ये है कि एब्सेंस ऑफ लीडर को कैसे फिल करोगे। तो वो जो लीडरशिप फिर चेंज हो गई है, मतलब सिचुएशन वैसी आ गई जैसे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में क्वेश्चन था हु इज नेक्स्ट, तो अब यहां पे राजीव गांधी की डेथ के बाद में क्वेश्चन था हु इज नेक्स्ट। राहुल गांधी उस समय पे छोटे थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आप देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे जो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रहे थे। तो पांचवा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो क्या है, पांचवा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड चेंज इन लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन May 1991 led to the change in the leadership of Congress party. Fine, he was assassinated by Sri Lankan Tamil linked to the LTT when he was on a election campaign tour in Tamil Nadu. ठीक है, when he was on an election campaign tour in Tamil Nadu. समझ में आया। तो in the elections of 1991 कांग्रेस emerged as the single largest party. क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के पास में क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती। फॉलोइंग राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी डेथ, द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पार्टी फिर किसको चूज करती है, नरसिम्हा राव को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाती है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में आपको जो चेंज देखने को मिलेंगे, ये भी क्या है, ये भी आपको एक तरह का मतलब लीडरशिप में चेंज भी क्या है, पॉलिटिकल
इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसको इन्फ्लुएंस करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया अलग अलग तरह से कांग्रेस के टाइम पीरियड को बताया गया। शुड ही बी स्माइलिंग, मतलब कि नरसिम्हा राव का कोई वो नहीं था। इनफैक्ट 1991 आते आते नरसिम्हा राव वाज अबाउट टू रिटायर फ्रॉम द पॉलिटिकल करियर, लेकिन राजीव गांधी की डेथ ने उन्हें पॉलिटिक्स में एक बार फिर से एंट्री दिलवा दी। ठीक है, और राजीव गांधी का देखो उधर हारने का जो कारण था ना 1989 में, वो हारने का कारण ये रहा, राजीव गांधी पावर में रह सकते थे लेकिन 1989 में हार इसलिए गए क्योंकि उस समय पे जैसे बोफोर्स स्कैंडल वगैरह जो है ना वो सब ऊपर इमर्ज होने लगे थे और इमेज जो थी वो करप्ट पॉलिटिशियन की तरह आने लगी थी सामने। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, द कंटेक्स्ट ऑफ 1990s। आई होप आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई है। अब एक एक करके सब्सिक्वेंटली सब कुछ पढ़ते चलेंगे। तो जो पहला डेवलपमेंट था वो कोलिजन पॉलिटिक्स वाला, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।